मेरे भाई साहब मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन स्कूल में मुझसे केवल 3 दर्जे आगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा सोचिएगा भी मत। भाई पढ़ना उन्होंने भी उसी उम्र में शुरू किया था जब मैंने किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। चाहते थे कि इस भवन की बुनियाद बहुत मजबूत पड़े, जिस पर एक आलीशान महल खड़ा किया जा सके। 1 साल का काम 2 साल में करते, भाई कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे। अरे भाई अगर बुनियाद ही पुख्ता ना होगी तो इमारत कैसे पायदार बनेगी। वो बड़े थे, मैं छोटा। उनकी उम्र 14 वर्ष, मैं 9 साल का था। मेरी तंबीह और निगरानी का उन्हें पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को अपने लिए कानून समझूं। भाई साहब बड़े अध्ययनशील स्वभाव के थे। जब देखो तब किसी न किसी पुस्तक में अपना सिर कपाए कुछ ना कुछ लिखते पढ़ते रहते, और शायद इसीलिए बीच बीच में अपने दिमाग को आराम देने के लिए अब पुस्तकों के हाशियों पर, कॉपियों के पिछले पन्नों पर चिड़ियों, कुत्ते, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते, तो कभी कोई ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक दफा मैंने उनकी कॉपी पर ये इबारत लिखी देखी, सुनिए। स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। कुछ समझे आप? मैं भी नहीं, इसे फिर से पढ़ता हूं। स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। पर इसके पीछे एक आदमी का चेहरा बना हुआ था, शायद उन्हीं का था। भाई मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकाल सकूं, लेकिन असफल रहा। और भाई साहब से पूछने का साहस मुझ में न था। अरे भाई वो 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं। उनकी शब्द रचना को समझना मेरे लिए छोटा मुंह और बड़ी बात थी। खैर साहब, भाई साहब से उलट मेरा जी पढ़ाई में बिल्कुल न लगता। 1 घंटे के लिए भी पुस्तक खोलकर बैठना मेरे लिए पहाड़ था, और इसीलिए अवसर पाते ही मैं हॉस्टल के अपने कमरे से बाहर निकल मैदान में जा पहुंचता। और बस फिर क्या है, कभी कंकरियां उछाल रहे हैं तो कभी कागज की तितलियां बनाकर उड़ा रहे हैं। और अगर कोई साथी मिल गया तब तो कहना ही क्या, हॉस्टल की 4 दीवारी पर चढ़ रहे हैं और नीचे कूद रहे हैं, चढ़ रहे हैं, नीचे कूद रहे हैं, फिर चढ़ रहे हैं और फिर कूद रहे हैं। तो कभी हॉस्टल के फाटक पे सवार हो उसे आगे पीछे चुराकर मोटर गाड़ी का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन हॉस्टल के अपने कमरे में वापस जाते ही भाई साहब का रौद्र रूप देख मेरे प्राण सूख जाते। भाई साहब का पहला प्रश्न होता, कहां थे? ये प्रश्न हमेशा इसी ध्वनि में किया जाता था, और इसका उत्तर मेरे पास सिर्फ मौन था। न जाने क्यों मुझसे इतनी सी बात न कही जाती थी कि
भाई साहब जरा जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन ये कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। और बेचारे भाई साहब के पास सिवाय इसके कोई दूसरा चारा न बचता कि रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करे। तो इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे हैं? इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, लेकिन एक अर्थ ना आएगा। अरे अंग्रेजी पढ़ना कोई तुम बच्चों का खेल समझते हो? नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खेरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। अरे खून जलाना पड़ता है, आंखें फोड़ना पड़ती हैं, तब कहीं जाकर ये विद्या आती है। और आती क्या है? बस कहने को आ जाती है। अरे बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी लिख नहीं सकते, बोलना तो दूर की बात रही। और मैं कहता हूं कि तुम कितने बड़े घोंघा हो कि मुझे देखकर भी समझ नहीं लेते। मैं दिन रात बैठा पढ़ता रहता हूं, तुम अपनी आंखों से देखते हो, और अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने कभी मुझे देखा है उनमें जाते? रोज ही फुटबॉल और हॉकी के मैच होते हैं, लेकिन मैं कभी उनकी तरफ रुख नहीं करता, दिन रात बैठा पढ़ता रहता हूं। और उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। अरे मुझे तो 2-3 साल ही लगते हैं, तुम जिंदगी भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। इसीलिए कहता हूं लाला, तुम्हें खेल कूद में अपनी उम्र जाया करना है तो भाई गांव चले जाओ, मजे से गुल्ली डंडा खेलना। दादा की गाढ़ी कमाई के पैसे क्यों लुटाते हो जी? चलिए देख, भाई साहब उपदेश देने की कला में बड़े निपुण थे। अरे भाई ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते। मुझे अपना बेवकूफ रहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत के ख्याल से मुझे चक्कर आने लगते थे। भाई साहब की बातें सुन सारे हौसले पस्त हो जाते। बैठे बैठे रोने लगता, उदास हो जाता और सोचा करता कि इससे तो अच्छा है कि मैं वापस अपने गांव चला जाऊं। अरे भाई, जो काम मेरे बूते का नहीं है उसमें अपने हाथ डाल के अपना जीवन क्या बर्बाद करे। लेकिन 2 ही 4 घंटों में निराशा के बादल छट जाते, और अब मैं पक्का इरादा कर लेता कि खूब जी लगा के मेहनत करके पढ़ाई करूंगा। भाई चटपट एक टाइम टेबल बना डालते। भाई बगैर कोई नक्शा बनाए, बगैर कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू किया जाए? टाइम टेबल बनाते वक्त खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातः काल उठकर मुंह हाथ धो नाश्ता कर 6 बजे पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, उसके बाद भोजन और स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम, फिर 4 बजे से 5 बजे तक कॉम्पोजिशन, 5 से 6 तक ग्रामर, उसके बाद आधा घंटा यूं ही हॉस्टल के बाहर लॉन में टहलना, फिर वापस आकर 7 से 8 तक भूगोल, 8 से 9 तक इतिहास, फिर भोजन, उसके बाद 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। लेकिन टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। अरे भाई वो मैदानों की हरियाली, वो हवा के मंद मंद झोंके मुझे अपनी ओर खींच लेते, और वहां मैदान में पहुंचकर मुझे किसी बात की सुध न रहती। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें, कुछ भी याद नहीं रहता। अरे वो मैदानों की हरियाली, वो हवा के मंद मंद झोंके मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से अपनी ओर खींच लेते। वो फुटबॉल की दौड़ भाग, वो कबड्डी के दांव पेंच, कबड्डी 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 कबड्डी, वो वॉलीबॉल की उछल कूद,
भाई से भी भागता, भाई साहब से आंखें चुराता, अपने ही कमरे में इस तरह दबे पैर दाखिल होता जैसे कोई चोर घुस रहा हो। भाई साहब की आंखें मेरी ओर उठी और मेरे प्राण हमेशा सर पे एक नंगी तलवार सी लटकती महसूस होती, लेकिन फिर भी जिस तरह मौत और विपत्ति के बीच भी इंसान माया और मोह के बंधनों में जकड़ा रहता है, ठीक उसी तरह भाई साहब की इतनी लताड़ और फटकार के बावजूद मैं खेल कूद का तिरस्कार न कर पाता था। खैर साहब, समय का पहिया घूमा, सालाना इम्तिहान हुए, नतीजे सुनाए गए और भाई साहब फेल हो गए। और मैं पास हो गया और तो और दर्जे में अव्वल आया। मेरे जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं, उनसे जाके बोलूं कि क्या भाई साहब, आपकी वो घोर तपस्या कहां गई? मुझे देखिए, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आया हूं। लेकिन बेचारे भाई साहब इतने दुखी और मायूस थे कि उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का विचार ही मुझे लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, इतना अवश्य था कि मेरा आत्माभिमान बढ़ा, दिल मजबूत हो गया। अब मैं खुल्लम खुल्ला खेलकूद में शरीक होने लगा। मेरा दिल मजबूत था, इरादा था कि अगर भाई साहब ने फिर मेरी फजीहत की तो उनसे साफ साफ कह दूंगा, क्या भाई साहब, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया है? मुझे देखिए, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आया हूं। जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से ये साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर ना था। भाई साहब की सहज बुद्धि बड़ी थी, वो इस बात को भांप गई। और एक दिन जब मैं सुबह का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट कर ऐन भोजन के वक्त अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मानिए भाई साहब ने तलवार खींच ली। देखिए, छोड़ दीजिए भाई साहब, बहुत लगता है, छोड़ दीजिए भाई साहब। देखता हूं इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया है, तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं पड़ते। लेकिन लाला, घमंड तो अच्छे अच्छों का नहीं रहा, फिर तुम्हारी अभी हस्ती ही क्या है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, तो बताइए उसके चरित्र से आपने कौन सा सबक सीखा, या बस यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं होती, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का राजा था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। संसार के सभी महीप उसे कर दिया करते थे। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार भी बहुत हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें चक्रवर्ती नहीं कहा जा सकता। संसार में ऐसे अनेकों राष्ट्र हैं जो उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है, लेकिन रावण चक्रवर्ती राजा था। न जाने कितने देवी देवता उसके दास थे, आग और पानी के देवता तक उसके गुलाम थे। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? कोई उसे चुल्लू भर पानी देने वाला न बचा। अहंकार ने, अभिमान ने, घमंड ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। इसीलिए कहता हूं लाला, इंसान जो कुकर्म चाहे करे, लेकिन घमंड नहीं करे, इतराए नहीं। घमंड किया और दीन और दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह गुमान हो गया था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त और कोई नहीं। अंजाम क्या हुआ? स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहिरोम ने भी घमंड किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। फिर लाला, तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं पड़ते, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। और तुम ये ना समझ लेना कि तुम अपनी मेहनत से पास हुए हो। यूं समझ लो कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। लेकिन लाला,
बटेर केवल एक बार हाथ लगती है। अरे कभी कभार तो गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, लेकिन उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो होता है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। और तुम मेरे फेल होने पे तो जानो मत, क्या समझे? जब मेरे दर्जे में आओगे ना लाला, और इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाना पड़ेंगे, तो दांतों से पसीना आ जाएगा। अरे इन अंग्रेजों के नाम याद रखना क्या आसान बात समझते हो? कौन सा कांड इस हेनरी के काल में हुआ था ये याद रख लेना आसान बात नहीं। 8 तो हेनरी ही गुजरे हैं। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिख दिया, सफा चट, सब नंबर गायब। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी। तुम हो किस फेर में? दर्जनों जेम्स हुए हैं, कौड़ियों चार्ल्स, कौड़ियों विलियम्स। अरे मैं कहता हूं इन अभागों को नाम भी न जुटते थे। एक ही नाम के पीछे द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम लगाते चले जाते हैं। अरे मुझसे पूछ लेते 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री, ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। आ बा जा की जगह आ जा बा लिख दिया, सफा चट, सब नंबर गायब। अरे मैं कहता हूं कोई इन निर्दयी मुमतहिनों को समझाए कि भाई क्यों नाहक जरा सी बात के लिए मासूम बच्चों का खून चूसते हो। मैं कहता हूं आपने आ बा जा लिखा या आ जा बा, क्या फर्क पड़ता है? आपने दाल भात रोटी खाई या रोटी भात दाल, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं साहब, ये तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि बच्चे पुस्तक का अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। कह दिया इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से 2 गुना हो जाएगा। पूछिए इससे प्रयोजन? अरे भाई 2 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए या आधा ही रहे, मेरी बला से। लेकिन नहीं साहब, अगर पास होना है तो ये सब खुराफात याद करना पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना। अब साहब आप कॉपी खोले, कलम अपने हाथ में लिए, बैठ के इनके नाम को रोइए। अरे कौन नहीं जानता समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात होती है। इससे मनुष्य के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का स्नेह उस पर बरसने लगता है, उसके कारोबार में उन्नति होती है। अब इतनी जरा सी बात जो एक वाक्य में कही जा सकती है, उसके पीछे 4-4 पन्ने रंगने से मतलब? लेकिन नहीं साहब, ये 4 पन्ने आपको रंगने ही पड़ेंगे, चाहे जैसे रंगिए, और पन्ने भी पूरे फुलनेस के आकार के। अनर्थ तो यह है कि कहते हैं संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर एक निबंध संक्षेप में लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक है साहब, संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। अरे है ना उल्टी बात। ये तो वही बात हुई कि तेज भी चलिए और धीरे धीरे भी। बच्चा बच्चा इस बात को जानता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। इसीलिए कहता हूं लाला, लाख फेल हो गया, तुमसे बड़ा हूं। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांध लो, नहीं तो पछताइएगा। हाँ, चले गए। अच्छा हुआ कि स्कूल का समय निकट था, नहीं तो भगवान जाने ये उपदेशमाला कब समाप्त होती। अरे भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। सोचने लगा कि जब पास हो जाने पे ये तिरस्कार हो रहा है, तो अगर मैं फेल हो गया होता तब तो मेरे प्राण ही ले लिए गए होते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र मेरी आंखों के सामने खींचा था, उसने मेरे सारे हौसले पस्त कर दिए। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था फिर लुप्त हो गया। फिर वही चोरों का सा जीवन कटने लगा। लेकिन भाई साहब की इतनी लताड़ और फटकार के बावजूद मैं खेल कूद का तिरस्कार न कर पाता था। पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। पढ़ता भी था लेकिन बहुत कम, केवल इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। खैर साहब, समय का पहिया घूमा, फिर सालाना इम्तिहान हुए, फिर नतीजे सुनाए गए, और भाई साहब फिर फेल हो गए। और मैं फिर पास हो गया और फिर दर्जे में अव्वल आया। मुझे नहीं मालूम कैसे, मैंने कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की थी,
भाई साहब ने प्राणांत तक परिश्रम किया था। 12 बजे रात तक इधर, 4 बजे सुबह से उधर, स्कूल जाने से पहले, स्कूल से आने के बाद कोर्स का अक्षर अक्षर रट गए थे। लेकिन बेचारे जब नतीजे सुनाए गए तो बेचारे भाई साहब रो पड़े। मैं भी अपने आंसुओं को रोक न पाया। अपने पास हो जाने की खुशी आधी रह गई। अगर मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को शायद इतना अफसोस ना होता, लेकिन विधि का लिखा कौन डाल सकता है। भाई साहब और मेरे बीच अब केवल एक दर्जे का फासला रह गया। मेरे मन में एक कुटिल विचार आया कि अगर भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं भाई साहब के बराबर आ जाऊंगा, फिर वो किस अधिकार से मुझे डांटेंगे। लेकिन इस कमीने विचार को उसी वक्त मैंने बलपूर्वक अपने हृदय से बाहर निकालकर फेंक दिया। भाई चाहे कुछ भी हो, भाई साहब मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। उस वक्त मुझे अवश्य प्रिय लगता है, लेकिन कौन जाने ये भाई साहब की लताड़ और फटकार का ही नतीजा हो कि मैं इस तरह इतने अच्छे नंबरों से दनादन पास होता जाता हूँ। खैर साहब, भाई साहब अब बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे। शायद वो ये बात समझ गए थे कि उन्हें अब मुझे डांटने का कोई अधिकार रहा नहीं, या रहा भी तो बहुत कम। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी भाई साहब ने धीरज से काम लिया। मैं भी भाई साहब की सहिष्णुता का उचित लाभ उठाने लगा। पहले जो भाई साहब के डर से थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, अब वो भी बंद हुआ। अब मुझे ये धारणा हो गई कि भाई मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। और अब मुझे कनकौवे उड़ाने का एक नया शौक पैदा हुआ। लेकिन फिर भी मैं भाई साहब को इस बात का अंदेशा नहीं होने देना चाहता था कि उनका आदर, अदब, लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। इसलिए कन्ने देना, मांझा बनाना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां करना जैसे गंभीर मसले और एक दिन संध्या समय जब मैं अपने हॉस्टल से बहुत दूर एक कटा हुआ कनकौवा लूटने के लिए बेतहाशा दौड़ा चला जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर व्यर्थ भाव से नए संस्कार ग्रहण करने को चली जाती हो। पीछे पीछे लड़कों का पूरा एक झुंड लक्की और झाड़दार बांस लिए उसका स्वागत करने को दौड़ा चला आता था। सब के सब बच्चे मानिए उस पतंग के साथ आसमान में ही उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, ना मोटरें हैं, ना ट्रामे हैं, ना गाड़ियां हैं। के एकाएक किसी ने मेरा हाथ पीछे से पकड़कर खींच लिया। मैं समझ गया ये जरूर उसी झुंड के किसी लड़के की शरारत है। मुझे बहुत क्रोध आया। भाई पतंग लूटने के भी आदाब हुआ करते हैं। आप स्वयं चाहे जितना तेज दौड़ लें, लेकिन दूसरे खिलाड़ी का हाथ पकड़कर आप पीछे नहीं खींच सकते। मैंने इरादा पक्का किया कि इस उद्दंडी बालक को सजा दूंगा, उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। तय किया कि इसे झापड़ रसीद कर देता हूं। अपना मन पक्का करके जैसे ही पीछे मुड़ा, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, एक 2 कौड़ी के कनकौए के लिए इन बाजारी लौंडों के साथ दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे इंसान को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। तुम्हें कम से कम इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि अब तुम निचली जमात में नहीं बल्कि 8वें दर्जे में आ गए हो और मुझसे महज 1 दर्जा नीचे हो। अरे एक जमाना था जब 8वीं दर्जा पास करके लोग डिप्टी मजिस्ट्रेट और नायब तहसीलदार बन जाते थे। कितने ही मेडलशियों को तो मैं जानता हूँ जो आज आला दर्जे के लीडर हैं, बड़े बड़े समाचार पत्रों के संपादक हैं, एक से बढ़कर एक विद्वान उनकी मातेहती में काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर एक 2 कौड़ी के कनकौए के लिए बाजारी लौंडों के साथ दौड़ रहे हो। तुम्हारी कम अकली पर मुझे शर्म आती है। तुम ज़हीन हो इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा जहन किस काम का जो इंसान को अपने गौरव की हत्या करने पर मजबूर कर दे। जानता हूं तुम अब ये समझने लगे हो कि मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूं और भाई साहब को अब मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं रहा। लेकिन लाला, इस गलतफहमी में मत रहना।
मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं। कितना? 5 साल। और कल को तुम चाहे पूरी दुनिया की विद्या पढ़ लो, एमए डीलिट ही क्यों ना हो जाओ, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। जिंदगी का तजर्बा मुझे तुमसे 5 साल ज्यादा है और हमेशा रहेगा। तुम्हारे और मेरे बीच में ये जो 5 सालों का फर्क है, इसे तुम तो क्या ईश्वर भी नहीं मिटा सकता। जानता हूं, समझ रहे होगे कि भाई साहब को अब मुझे कुछ कहने का अधिकार ही नहीं रहा। अरे लाला, हमारी अम्मा ने तो कोई दर्जा पास नहीं किया और बाबूजी भी शायद 5वीं जमात से आगे न गए होंगे, लेकिन उन्हें हमें सुधारने और संभालने का अधिकार जिंदगी भर रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें जिंदगी का तजर्बा हमसे तुमसे कहीं ज्यादा है। ईश्वर न करे आज अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव खुल जाएंगे, सिवाय इसके कि भारत के दादा तो तार दे दें, तुम्हें और कुछ ना सूझेगा। लेकिन वहीं अगर तुम्हारी जगह दादा हो तो न बदहवास हो न घबराएं, पहले स्वयं नफ्स पहचान कर इलाज कर। अगर उसमें सफल ना हो तो किसी डॉक्टर को दिखाएं। अरे लाला, बीमारी तो बहुत बड़ी बात है। हम और तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर किस तरह चलाया जाए। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तारीख तक खर्च कर देते हैं और बस फिर फाके होने लगते हैं, नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी से नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना रुपया आज दादा हमें भेजते हैं उससे आधे में दादा ने अपनी जिंदगी का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ बिताया है। एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें कुल मिलाकर 9 आदमी थे। अरे लाला, अब हमारे हेडमास्टर साहब को ही ले लो, एमए है कि नहीं? वो भी यहाँ के नहीं, ऑक्सफोर्ड के। 1000 रुपए तनख्वाह पाते हैं कि नहीं? लेकिन उनके घर का प्रबंध कौन संभालता है? उनकी बूढ़ी माँ। पहले खर्च अपने हाथ में रखते थे तो तंग रहते थे, कर्जदार रहते थे, लेकिन जब से उनके माता जी ने प्रबंध संभाला है, मानो घर में लक्ष्मी आ। हमारी अम्मा को भले ही ये ना मालूम हो कि आकाश में कितने नक्षत्र हैं या 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए, लेकिन ऐसी हजारों बातें हैं जो वो हमसे तुमसे कहीं बेहतर समझती हैं। जानता हूं इस समय मेरी बातें तुम्हें जहर लग रही हों, लेकिन लाला, मेरे रहते तुम बेराह न चलने पाओगे, क्या समझे? और अगर तुम सीधी तरह से नहीं मानोगे तो मैं इसका प्रयोग करना भी जानता हूं। इस समय मेरी बातें तुम्हें जहर लग रही हैं। भाई साहब की इस नई युक्ति के आगे मैं नतमस्तक हो गया। मुझे अपनी लघुता का एहसास हुआ। भाई साहब के प्रति हृदय में श्रद्धा जागृत थी। सजल आंखों से भाई साहब से कहा, नहीं भाई साहब, आप जो कुछ कहते हैं बिल्कुल दुरुस्त है। आपको मुझे संभालने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा, मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब। भाई साहब ने मुझे अपने गले से लगा दिया और बोले, पगले, मैं कनकौवे उड़ाने के लिए मना थोड़ी ही करता हूँ, लेकिन जरा सोच, मेरा भी दिल ललचाता है कनकौवे उड़ाने के लिए, लेकिन अगर मैं खुद बेराह चलूंगा तो तुझे किस तरह संभालूंगा? ये कर्तव्य भी तो मेरे सर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे सर पर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी, पीछे पीछे लड़कों का एक झुंड उसका स्वागत करने के लिए दौड़ा चला आता था। भाई साहब को न जाने क्या सूझी, उन्होंने लपक कर वो डोर थाम ली और बेतहाशा स्कूल की तरफ भागे। उनके पीछे पीछे मैं भागा। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब।